क्या धारा 118 जिसे हिमाचल की जमीन बचाने का सबसे मजबूत कानून माना जाता है, आज सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। अगर एक परिवार पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर फर्जी कृषि प्रमाण पत्र के आधार पर 100 कनाल से ज्यादा कृषि भूमि का लेन देन कर लिया, तो सवाल सिर्फ उस परिवार पर नहीं उठता, सवाल उस व्यवस्था पर भी उठता है जिसने ये सब होने दिया। आज हम सिर्फ रिकॉर्ड, कानून और जांच के आधार पर समझेंगे कि आखिर गग्गल से शुरू हुआ ये मामला पूरे हिमाचल के लिए इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले एक जरूरी बात, ये मामला अभी विजिलेंस की जांच में है, इसीलिए हम सिर्फ जांच में सामने आई जानकारी, कानून और तथ्यों के आधार पर पूरा मसला समझने की कोशिश करेंगे। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के आसपास इन दिनों एक कथित भूमि घोटाले की खूब चर्चा है। दरअसल गग्गल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पिछले कुछ सालों में तेजी से चर्चा में रहा है। एयरपोर्ट विस्तार की संभावनाएं, बढ़ती जमीन की कीमतें और पर्यटन ने इस क्षेत्र को निवेश का बड़ा केंद्र बना दिया। लेकिन इसी इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धारा 118 की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। विजिलेंस की एफआईआर के अनुसार आरोप है कि मूल रूप से जम्मू का एक परिवार जो 1998 में कांगड़ा आकर बसा, उसने कथित तौर पर फर्जी कृषि प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि भूमि खरीदी और बेची। जांच के अनुसार परिवार के मुखिया के नाम पर लगभग 61 कनाल और उनकी पत्नी के नाम पर 44 कनाल कृषि भूमि का लेन देन हुआ, यानी कुल मिलाकर लगभग 106 कनाल। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार करीब 68 भूमि सौदे जांच के दायरे में हैं। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर धारा 118 है क्या। आसान भाषा में समझे तो ये कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि हिमाचल की कृषि भूमि आसानी से बाहरी लोगों के हाथों में ना चली जाए, यानी खेती की जमीन को बचाना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत दस्तावेजों के सहारे खुद को पात्र दिखाकर जमीन खरीद ले तो कानून की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि गग्गल का मामला इतना बड़ा बन गया है। जांच में कुछ और गंभीर बातें भी सामने आई है। विजिलेंस का आरोप है कि कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। कुछ मामलों में बिना सही पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्री होने और राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी की भी जांच हो रही है। साथ ही तत्कालीन पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार की भूमि भी जांच के दायरे में है। हालांकि अभी किसी भी अधिकारी या आरोपी को दोषी नहीं माना गया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर जांच में लगे आरोप सही साबित होते हैं तो क्या इतना बड़ा भूमि लेन देन केवल एक व्यक्ति के दम पर संभव है? किसी भी कृषि भूमि की खरीद में राजस्व विभाग की कई स्तरों पर प्रक्रिया होती है। पटवारी रिकॉर्ड देखता है, कानूनगो सत्यापन करता है, तहसील स्तर पर दस्तावेजों की जांच होती है और उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। यही कारण है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तत्कालीन पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार की भूमिका भी जांच के दायरे में है। लेकिन यह मामला केवल गग्गल तक सीमित नहीं है। इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या हिमाचल में भूमि प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था आज की परिस्थितियों के अनुरूप है। पिछले कई सालों में धारा 118 को लेकर समय समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। कभी फर्जी कृषि प्रमाण पत्र की चर्चा हुई, कभी बेनामी खरीद के आरोप लगे, तो कभी कृषि भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर सवाल उठे। हर मामला अलग है और हर मामले के तथ्य अलग है, लेकिन यह जरूर दिखाई देता है कि जमीन का आर्थिक महत्व लगातार बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह हिमाचल का बदलता विकास मॉडल भी है। पिछले 2 दशकों में पर्यटन तेजी से बढ़ा, सड़कें बनी, होटल उद्योग का विस्तार हुआ और जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसी गति से नियोजित शहर और नई टाउनशिप विकसित नहीं हो सकी। नतीजा ये हुआ कि आवासीय और व्यावसायिक दबाव सीधे कृषि भूमि पर आने लगा। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि धीरे धीरे निर्माण क्षेत्र में बदलती गई। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक भी है। अब सवाल सरकारों से भी पूछा जाना चाहिए, अगर हिमाचल में विकास होना था तो क्या उसके लिए पर्याप्त नियोजित शहरीकरण किया गया? क्या नई टाउनशिप समय पर विकसित की गई? क्या संवेदनशील इलाकों में भूमि खरीद और उपयोग की निगरानी पर्याप्त थी?
ये सवाल किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। अलग अलग समय में सत्ता में रही सरकारों के सामने भी ये चुनौती रही है कि विकास और भूमि संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, गग्गल का यह मामला अभी जांच के अधीन है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक जांच पूरी ना हो जाए और अदालत अंतिम निष्कर्ष ना दे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस मामले ने हिमाचल की भूमि व्यवस्था पर एक जरूरी बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिमाचल में धारा 118 का पालन हर जगह सही तरीके से हो रहा है। गग्गल का मामला आज सुर्खियों में है क्योंकि यहां विजिलेंस की जांच चल रही है, लेकिन क्या यह अकेला मामला है या फिर ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं आए। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गग्गल मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर एक मामले में इतने गंभीर आरोप सामने आ सकते हैं तो क्या सरकार को अब पूरे प्रदेश में धारा 118 के तहत हुए संवेदनशील भूमि सौदों की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार धारा 118 से जुड़े कई मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित या जांच के दायरे में हैं। ऐसे में यह बहस केवल गग्गल तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और निगरानी पर भी आ जाती है।